किया था। अभी हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पॉलिसी रेट्स कौन कौन से हैं। पॉलिसी रेट्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के दो तरह के पॉलिसी रेट्स हैं। एक वो पॉलिसी रेट्स जो कॉस्ट ऑफ मनी को इंपैक्ट करते हैं। रेट्स विच इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ मनी, मनी की कॉस्ट को जो इंपैक्ट करते हैं, कम करते हैं या बढ़ाते हैं। इनमें कौन कौन से रेट्स हैं जो कॉस्ट ऑफ मनी को इंपैक्ट करते हैं? तो वन इज रेपो रेट, one is repo rate, then we have reverse repo rate, then marginal standing facility rate, marginal standing facility rate, then bank rate, इसके अलावा अब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट भी इंट्रोड्यूस हुआ है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, ये सारे रेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और करंटली कितने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले, पर्टिकुलरली अगर अभी आपका एग्जाम नहीं आया है तो इनको एक बार आरबी वेबसाइट के ऊपर आपने चेक कर लेना है। उससे पहले कि मैं आपके साथ रेट्स शेयर करूं, बैंक रेट क्या होता है इसको लेके बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बैंक रेट को अंडरस्टैंड कर लेंगे। बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई रीडिस्काउंट्स commercial bills and instruments from banks। एसबीआई ने या पीएनबी ने आरबीआई के साथ अगर रीडिस्काउंट करवाना है कमर्शियल बिलों को या कमर्शियल इंस्ट्रूमेंट्स को, इसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड बैंक रेट। तो यहां पे बैंक का मीनिंग है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रेट आरबीआई रिकवर करेगा फ्रॉम बैंक्स, तो दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। अब हम लेटेस्ट जो करंट रेपो, रिवर्स रेपो एटसेट्रा रेट्स हैं उनको ध्यान से नोट कर लेंगे। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से सीधा कॉपी किया गया है। रेपो रेट एट प्रेजेंट 5.9% है, ये आगे जाके चेंज हो सकता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है, ये रेट 5.65 यानी रेपो माइनस 0.25%, 25 बेसिस पॉइंट कम है रेपो रेट से। देन वी हैव मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये है 6.15। दिस मीन इट इज रेपो प्लस 0.25%। देन वी हैव बैंक रेट, इट इज इक्वल टू एमएसएफ रेट। हम देखेंगे ये दोनों बराबर हैं। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट, सो दिस इज 3.35%। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉलिसी रेट्स हैं जिनका जो बेस है वो है पॉलिसी रेपो रेट। पॉलिसी रेपो रेट इनका बेस है, उसी के बेसिस के ऊपर ये सारे के सारे डिराइव किए जाते हैं, चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंगली। आई एम श्योर कि ये सारे के सारे पॉलिसी नोट्स, पॉलिसी रेट्स आपने ध्यान से
नोट कर लिए होंगे एंड वी हैव क्लैरिटी अबाउट ऑल दीज। अब हम बात करेंगे रेट्स विच इंपैक्ट लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी को इंपैक्ट करते हैं। लिक्विडिटी को इंपैक्ट करने वाले रेट्स, तो ये हमारे पास कैश रिजर्व रेशियो का रेट है और कैश रिजर्व रेशियो के साथ साथ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का रेट है, SLR, CRR, SLR। करंटली ये रेट्स नोट कर लेंगे। CRR रेट इज 4.5% ऑफ NDTL। ये किसका परसेंटेज है? ऑफ NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। और SLR है 18%। तो यहां तक आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन या क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, और नहीं क्वेश्चन है तो क्विकली टाइप कर देंगे नो क्वेश्चन, NQ। सो एनीवन हैविंग एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? ये दोनों को अलग अलग से बताया गया क्योंकि एक इंपैक्ट करते हैं कॉस्ट को, दूसरा इंपैक्ट करते हैं लिक्विडिटी को। यस, एनी क्वेश्चन, एनीवन हैविंग? किसी का कोई क्वेश्चन हो? और नहीं है क्वेश्चन तो सभी क्विकली NQ टाइप कर देंगे, ऑल ऑफ यू, सभी। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर CRR SLR चेंज होते हैं तो उनका इंपैक्ट क्या होता है? तो पहले हम बात करेंगे अगर CRR चेंज होता है। सो CRR को अगर RBI इंक्रीज कर देता है, इफ CRR इज इंक्रीज्ड, इसका इंपैक्ट क्या है? सो बैंकों के जो लैंडेबल फंड्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। सो जिस पैसे से बैंक लोन दे सकते हैं, अब उनको वो कैश रिजर्व बैंक में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। रिजर्व बैंक में वो पैसा डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। सो दिस इज वन इम्पैक्ट। लैंडेबल फंड्स के ऊपर बैंकों को इंटरेस्ट मिलता है और CRR फंड्स के ऊपर बैंकों को इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो इससे जो बैंकों का प्रॉफिट्स है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और अगर CRR को रिड्यूस किया जाए तो इंपैक्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। इफ देयर इज अ रिडक्शन इन CRR, द इंपैक्ट वुड बी लैंडेबल फंड्स इंक्रीज कर जाएंगे, यानी बैंकों के लोन्स बढ़ जाएंगे और बैंकों का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। सो बैंकों का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अब SLR का इंपैक्ट क्या है? SLR अगर इंक्रीज होता है तो उस केस में भी बैंकों के जो लैंडेबल फंड्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे और बैंकों के प्रॉफिट्स के ऊपर हल्का सा इंक्रीज होगा, डिक्लाइन होगा, क्योंकि SLR में इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन जो हम लोन देते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, तो इसलिए हल्का सा हमारा प्रॉफिट के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तीसरे, हमारी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि SLR में आती हैं आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनके ऊपर हमें कोई कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, और लोन्स के ऊपर हमें कैपिटल मेंटेन करना पड़ता है। तो जब लोन्स रिड्यूस हो जाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर जाएगी, तो हमारे कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो डिक्रीज कर जाएगी। SLR अगर रिड्यूस होता है तो इंपैक्ट इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इंपैक्ट विल बी
जस्ट अपोजिट ऑफ दैट। चलिए अब इसको आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट्स की। ये सारे वो टॉपिक्स हैं जिनको लेकर के बराबर क्वेश्चन पूछे गए हैं। CRR और SLR के बारे में और जानकारी हम अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट्स। इसमें मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपसे चाहिए, आपका व्यू क्या है? MCLR सिस्टम अब चल रहा है कि खत्म हो गया बैंकों में? MCLR system, whether it is continuing or it has been stopped? What do you think? MCLR system, whether it has been stopped or it is still continuing? क्या सोचना है आपका इसके बारे में? Yes, what do you think about it? So it is still going on or it has been stopped? Yes, it is still continuing. It is still continuing. तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं वो नोट कर लेंगे। Initially there was a system called benchmark prime lending rate system. Initially there was this system जिसको BPLR system हम कहते हैं। तो this was discontinued when base rate system was introduced in 2010. So BPLR से हमारे पास आ गया बेस रेट सिस्टम और फिर MCLR सिस्टम आ गया 2016 के अंदर। अब MCLR के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं वो नोट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल MCLR का इंट्रोडक्शन कब से हुआ? सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। इसका इंट्रोडक्शन 1 अप्रैल 2016 से हुआ और इसने रिप्लेस किया बेस रेट सिस्टम को। इट रिप्लेस्ड बेस रेट सिस्टम। MCLR के कंपोनेंट्स को लेकर लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रमोशन एग्जाम में भी, ABM के अंदर भी। MCLR के कंपोनेंट्स, सो इन कंपोनेंट्स में फर्स्ट कंपोनेंट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग होता है जो लेटेस्ट फंड्स का कॉस्ट है। जो करंट फंड्स हैं, लेटेस्ट फंड्स हैं, उनकी कॉस्ट क्या है। सो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। सेकेंड कंपोनेंट इज नेगेटिव कैरी ऑफ CRR। नेगेटिव कैरी ऑफ CRR। नेगेटिव कैरी ऑफ CRR का मीनिंग क्या है? CRR का जो हम कैश मेंटेन करते हैं विद RBI, इसका सोर्स ऑफ फंड्स होता है हमारे डिपॉजिट्स। सो डिपॉजिट्स को यूज करते हुए हम RBI में कैश डिपॉजिट करवाते हैं। इसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, जबकि इसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इस तरह से CRR मेंटेन करने की जो हमारी कॉस्ट है वो नेगेटिव कॉस्ट है, यानी हमें वहां से रेवेन्यू नहीं मिलता है लेकिन हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिपॉजिटर को। तो ये नेगेटिव कॉस्ट हमारी कॉन्टिन्यूस बेसिस के ऊपर कैरी होती है। तो इसको हम मेकअप कैसे करेंगे? MCLR को बढ़ा करके। तो इसीलिए नेगेटिव कॉस्ट या नेगेटिव कैरी ऑफ CRR इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स। तीसरा हमारा है ऑपरेटिंग कॉस्ट। थर्ड एलिमेंट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। हमारी डे टू डे के ऑपरेशंस हैं, स्टाफ का एक्सपेंडिचर है, रेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, सो मेनी अदर एक्सपेंसेस। देन वी हैव टेनर प्रीमियम।
टेनर प्रीमियम। टेनर हम कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड को। हमारी डिफरेंट एसेट्स लाइबिलिटीज, उनकी डिफरेंट मैच्योरिटीज हैं, उसके ऊपर जो हम एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, टेनर प्रीमियम। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं, मैं क्विकली इनको रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, सेकंड नेगेटिव कैरी और नेगेटिव कॉस्ट ऑफ सीआरआर, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड टेनर प्रीमियम। देन अकाउंट्स कौन से कवर होते हैं बाई एमसीएलआर सिस्टम। ऑल रुपी लोन्स, जितने भी लोन्स हम रुपी में सैंक्शन करते हैं, फॉरेन करेंसी नहीं, जिनको हमने सैंक्शन किया या रिन्यू किया फ्रॉम 1 अप्रैल 2016, उन सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल है। सो इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑफ दीज। कौन कौन से अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर एमसीएलआर सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता। सो अकाउंट्स विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ एमसीएलआर। सो इन अकाउंट्स में हमारे पास गवर्नमेंट स्कीम्स के अकाउंट्स हैं या रीफाइनेंस स्कीमों के अकाउंट्स हैं जहां पे इंटरेस्ट पहले से स्पेसिफाई होता है। सो देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक डीआरआई, और कुछ रीफाइनेंस स्कीम्स हो सकती हैं जहां पे इंटरेस्ट पहले से स्पेसिफाई हो सकता है। तो जहां इंटरेस्ट पहले से स्पेसिफाई है तो उनके ऊपर एमसीएलआर एप्लीकेबल नहीं होगा। देन लोन्स अगेंस्ट डिपॉजिट्स, देन स्टाफ लोन्स, स्टाफ लोन्स उनके ऊपर भी एमसीएलआर एप्लीकेबल नहीं होता। एंड कोई भी लोन जो एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लिंक हो, तो लोन्स लिंक्ड टू एक्सटर्नल बेंचमार्क, जिसको हम EBLR सिस्टम कहते हैं, तो जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट करते हैं, EBLR लोन्स। देन फिक्स्ड रेट लोन्स जिनका टेनर अबव 3 इयर्स है। फिक्स्ड रेट लोन्स वेयर पीरियड इज 10 ईयर, सॉरी अबव 3 इयर्स। तो यहां तक अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, अदरवाइज स्माइल करके कंफर्म कर दीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। So if you have some question, you may ask, else post कर दीजिए स्माइलिंग आइकन को, so that I come to know that you don't have to ask any question. Yes, मैं वेट कर रहा हूं आपका कंफर्मेशन। सो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो टाइप योर क्वेश्चन। क्विकली कंफर्म कर दीजिए। नो एक्चुअल लैंडिंग रेट्स जो अकाउंट वाइज होंगे उनके बारे में क्या रूल है। एक्चुअल लैंडिंग रेट्स, व्हाट इज EBLR। सो EBLR के बारे में डिस्कशन इस टॉपिक के बाद उसी का डिस्कशन करेंगे। SLR टू बी मेंटेन्ड विद इन बैंक्स, SLR हम एज इन्वेस्टमेंट करते हैं सिक्योरिटीज के अंदर, इट इज नॉट मेंटेन्ड विद इन द बैंक, इट इज इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। नो एक्चुअल लैंडिंग रेट, सो इंडिविजुअल अकाउंट्स में हम MCLR से अकाउंट्स के MCLR से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिंक करेंगे, यानी एक्चुअल लैंडिंग रेट में 2 पार्ट्स होंगे, MCLR प्लस स्प्रेड। सो जो हमारे एक्चुअल लैंडिंग रेट्स होंगे उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, MCLR प्लस स्प्रेड। ये इंडिविजुअल लोन अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट रेट जो हम चार्ज करते हैं, जिनको हम लैंडिंग रेट कहते हैं, एक्चुअल लैंडिंग रेट। नो रिव्यू ऑफ MCLR का रिव्यू कब कब होना है, तो इसका रिव्यू होना है ऑन ए मंथली बेसिस, और वो प्री अनाउंस्ड डेट्स होंगी। सो हर एक बैंक
रिव्यू करेगा MCLR को ऑन ए मंथली बेसिस। और हर एक बैंक कम से कम 5 तरह के MCLR को पब्लिश भी करेगा। ये कौन कौन से 5 MCLR हैं जिनको पब्लिश करेंगे बैंक? ओवरनाइट यानी एक दिन का, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। ये सारे MCLR बैंक पब्लिश करेंगे। सो बैंक्स विल बी पब्लिशिंग। सो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर कोई बैंक इनसे ज्यादा MCLR को पब्लिश करना चाहे तो बैंक विल बी फ्री फॉर दैट एज वेल। तो अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स की, EBLRs की। EBLR, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। सो EBLR एप्लीकेबल हुआ 1 अक्टूबर 2019 से 2019 से 1 अक्टूबर 2019 से। और MCLR और EBLR दोनों साथ साथ चलते हैं। अकाउंट्स जिनके ऊपर MCLR लेना मैंडेटरी है, सो मैंडेटरी एप्लीकेशन, पर्सनल लोन्स, रिटेल लोन्स और फ्लोटिंग रेट MSME लोन्स, इनके ऊपर मैंडेटरी है। लेकिन बैंक चाहें तो और अकाउंट्स को कवर कर सकते हैं। पर्सनल लोन्स, रिटेल लोन्स, फ्लोटिंग रेट MSME लोन्स। स्प्रेड ओवर बेंचमार्क, इसको 3 साल में एक बार चेंज कर सकते हैं। स्प्रेड ओवर बेंचमार्क, इट कैन बी चेंज्ड वंस इन 3 years। इंटरेस्ट रेट जो हम रीसेट करेंगे इंडिविजुअल अकाउंट में, दैट विल बी वंस इन 3 months। इंटरेस्ट रेट्स का रीसेट होगा वंस इन 3 months, 3 महीने में एक बार। कौन कौन से बेंचमार्क्स होंगे जिनके बेसिस के ऊपर EBLR काम करेगा? सो एक होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेपो रेट, रेपो रेट ऑफ RBI। इसके अलावा FBI के FBIL, फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड, उनके द्वारा पब्लिश किया गया 91 डेज का एंड 182 डेज ट्रेजरी बिल का यील्ड। सो FBIL पब्लिश्ड ट्रेजरी बिल्स यील्ड। ट्रेजरी बिल कौन से होंगे? 91 डेज का ट्रेजरी बिल एंड 182 डेज का ट्रेजरी बिल। इनमें से बैंक किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी ये क्लास यहीं तक थी। सो CIB वाले केस स्टडीज को मत इग्नोर करें, बिल्कुल उनको करनी चाहिए। और प्रमोशन वाले